हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि किसी भी पार्टिकल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मास कैसे आता है? उसके अंदर मास की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से बनी हुई है, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। हम लोग बेसिक क्लासेस में यही पढ़ते हैं। तो इसके आगे की क्या फिजिक्स है, उसको पार्टिकल फिजिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। उसको एक्सप्लोर कैसे किया गया, या फिर हायर हायर लेवल या फिर एडवांस लेवल की स्टडी कैसे की करी गई। उसके अंदर भी पार्टिकल की खोज हुई कि इसके अलावा सब पार्टिकल्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल जिसे बोला गया। हम लोग अब तक यही जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और द फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। टुडे बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं LHC, जिसका फुल फॉर्म है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि सर्न में इस्टेब्लिश हुआ है। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे स्थित है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल लैब या फिर लेबोरेटरी कितनी बड़ी हो सकती है? उसका साइज क्या होगा? कितना कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है? सोचिए, मे बी मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर in range. That is the radius. But this is not for LHC. LHC का सरकमफेरेंस, जो कि वो एक टनल्स में बना हुआ है, स्टेब्लिश हुआ है, उसका सरकमफेरेंस जो है 27 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 27 किलोमीटर रेंज। और इतना ही नहीं, वो जमीन से 175 मीटर दूर, सॉरी, 175 मीटर की गहराई तक वो स्थापित है। सो इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन, इतना एक्सपेंडिचर करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन फिजिसिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो मानते नहीं हैं। वो खोज, मतलब उनको एक बात नहीं समझ में आई तो उसको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। जैसे माइकलसन और मॉर्ले सबसे दुनिया का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है। करेंगे बात आगे किसी वीडियो में, मोस्ट ऑफ द और इन LHC। तो ये LHC का मैप है। समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे और देख सकते हैं। तो कोई भी पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क से। क्वार्क को फंडामेंटल पार्टिकल से बोला जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है LHC। LHC, ये देखिए, ये पूरा ये टनल्स बना हुआ है, ये टनल्स है, और ये पूरा ये मैग्नेट है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन्स को, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, बताएंगे अभी क्या है। यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन्स को नियर अबाउट 99% स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब इसको एक्सेलरेट किया जाता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इसमें इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए सर्किल है, और सर्किल के इस डायरेक्शन से एक प्रोटॉन की पार्टिकल को भेजा जाता है, और दूसरी डायरेक्शन से एक पार्टिकल को भेजा जाता है। और वेरी हाई स्पीड, आप समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो उसके स्पीड ऑफ लाइट तो अचीव नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम स्पीड यानी 99% ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की से भेजा जाता है। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो ए वेरी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो वहाँ पे कोलिजन होने के बाद, अब जब कोलाइड करेंगे दो पार्टिकल, तो कोलाइजन होने के बाद कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, कोई पार्टिकल इधर आ सकता है। इसलिए मैग्नेट उसके अराउंड में लगाया जाता है। मतलब मैग्नेट की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही हाई होती है।
और उसमें जो वायरिंग होती है मैग्नेट की, इतना कह सकते हैं कि 2,50,000 2.5 लाख किलोमीटर तक का उसका जो वायर की लंबाई होती है उसमें जो लगता है। अगर हम उसको वायर को खोल दें, समझ लीजिए कि खोल दें, तो अर्थ का जो सरकमफेरेंस है पूरा, उसको 6 बार उसको लपेटा जा सकता है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो ये है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। और उसमें एक हीलियम सबस्टेंस नामक सबस्टेंस का यूज किया जाता है जिसको सुपर कूल्ड करता है, सुपर कंडक्टिंग। और हीलियम की प्रॉपर्टी यह है कि वो बहुत ही लो टेम्परेचर अटेन कर सकता है और सुपर हाई कंडक्टिंग, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। और आप लोग रेफ्रिजरेटर समझ रहे होंगे, इसका कंसेप्ट अलग से बता रहा हूँ कि रेफ्रिजरेटर में आप लोग चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ठंडा किया जाता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होता है मिनिमम नियर अबाउट -271 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए कितना ठंडा है। तो इसको रखना बहुत ही, और बहुत ही हीलियम की आवश्यकता होती है, 6 टन्स नियर अबाउट हीलियम्स की आवश्यकता होती है। और ये देखिए क्या है, 2 LHC मैग्नेट्स आर सीन बिफोर, और जो कंस्ट्रक्शन था हम लोग देखा रहे फिगर में, बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर W सिलेंडर्स कंटेन द मैग्नेटिक इक्विवेलेंट कोइल और W मैग्नेट्स। यहाँ पे वही बेसिकली बता रहा है कि मैग्नेट्स लगे होते हैं और जिससे उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं कि उसी सर्किल में वो रहे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब LHC का नाम क्यों पड़ा? लार्ज रिफर्स टू साइज नियरली अबाउट 27 किलोमीटर। अब L हो गया लार्ज। हाइड्रॉन, हाइड्रॉन इसमें जो हम लोग पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं वो हाइड्रॉन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे हाइड्रॉन बिकॉज इट्स एक्सेलरेट प्रोटॉन्स और आयंस, जिसे हम प्रोटॉन्स को या फिर आयंस को एक्सेलरेट करते हैं। और बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये केवल प्रोटॉन्स को या फिर आयंस को एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेलरेट कर सकता। विच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड हाइड्रॉन। अब हाइड्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे ये प्रोटॉन सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसे हाइड्रॉन बोलते हैं। कोलाइडर यानी जो पार्टिकल्स को कोलाइड कराए, और ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये 4 पॉइंट पे मशीन का जो फोर पॉइंट्स पे आके कोलाइड करते हैं। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज द LHC वर्क? बेसिकली वही है कि सक्सेशन में पार्टिकल को भेजा जाता है, सक्सेशन कोलाइड किया जाता है। ईच मशीन एक्सीलरेट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर देयर, उसमें होंगी। ईच मशीन एक्सीलरेटेड बीम ऑफ पार्टिकल टू अ गिवन एनर्जी बिफोर इंजेक्टिंग। ये सब उसका चेन प्रोसेस होता रहता है। और ये देखिए -271.3 डिग्री सेल्सियस से कोल्डर देन आउटर स्पेस, जो कि आउटर स्पेस का भी टेम्परेचर हम लोग मानते हैं बहुत ठंडा होता है, उससे भी ठंडा ये है। To take advantage of this effect, the accelerator is connected to a vast distribution system। बताया ना आपको कि हीलियम जो होता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर अटेन कर सकता है, इसलिए उस एक्सीलरेटर को लो टेम्परेचर पर रखने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी कुछ साइंटिस्ट अरोज किए थे कि हम ऐसा वो ऐसा मान रहे थे कि इससे जो है हमारी ह्यूमैनिटी को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्प्रभाव परिणाम आ सकते हैं। तो स्पेनिश जर्नलिस्ट लुइस सैंको एंड वाल्टर वैगन ये कोर्ट में भी चले गए थे कि इससे जो हम बहुत ही हाई पार्टिकल या फिर बहुत ही आयनाइज्ड कह सकते हैं कि इतनी स्पीड से जब पार्टिकल को भेजा जाएगा, इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रन करेंगे, तो उससे निगेटिव इफेक्ट क्या आएगा। और निगेटिव इफेक्ट उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे ड्यू टू, जैसे समझ रहे हैं कि रेडिएशन से ये सब स्पीड से मूव कर रहे हैं, रेडिएशन की स्पीड से, तो ये बोल रहे हैं कि अर्थ पे एक स्मॉल ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, जिससे कि टाइम बढ़ते 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 वो ब्लैक होल बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो अर्थ को निगलेक्ट करेगा। ब्लैक होल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही होंगे कि ब्लैक होल बहुत ही स्मॉल डेंसिटी होती है उसकी,
उसमें हाई डेंसिटी होती है, उसमें बहुत ही कम पॉइंट स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मास आर कंसंट्रेटेड देयर, उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। और वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अराउंड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और उसको बोलते हैं कि उसमें निगल लेता है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बताया कि ब्लैक होल बन जाएगा और इससे अर्थ को ह्यूमैनिटी लॉस्ट कर देगा। बस ये हाइपोथेसिस फेल हो गई, ज़्यादा सक्सेस हुई नहीं। और आगे साइंटिस्ट ने, एलएचसी के साइंटिस्ट ने या फिर सन के साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो ब्लैक होल अगर बनेगा भी तो वो बहुत ही, पहली बात तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, सॉरी फॉर दैट इंटरप्टिंग, क्यों नहीं बनेगा इसके, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमें सन से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन जो हमको अर्थ से सन से मिल रहा है हमारी अर्थ को, लेकिन उसमें कोई ब्लैक होल नहीं क्रिएट हो रहा है, जो कि इससे अपने एलएचसी से बहुत ही हाई एनर्जाइज्ड रेडिएशन सन से मिल रहा है, लेकिन उससे कोई ब्लैक होल नहीं बन रहा है। तो यहाँ तो इतना उन्होंने बताया कि इतने से नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई ब्लैक होल बनता भी है, सेकंड कंडीशन पे बताया, अगर कोई ब्लैक होल बनता भी है तो वो इतने टाइम तक बनेगा कि वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस हाइपोथेसिस को उन्होंने ब्रेक कर दिया। और एलएचसी के इतने फायदे हैं कि इससे गॉड पार्टिकल की खोज हुई, हिग्स बोसॉन जिसे हम बोलते हैं, एंटी मैटर की स्टडी एक्सप्लोर करी गई, और इसमें यह भी बताया गया कि किसी भी पार्टिकल में मास आता क्यों। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है और पार्टिकल के भी प्रॉपर्टी को शो करता है। बट पार्टिकल में हम लोग यही जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसका मास होता है, लेकिन ये जो अपना फोटोन है, लाइट का पार्टिकल, वो मासलेस ऑब्जेक्ट है। तो मास का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि कोई भी पार्टिकल अगर हिग्स फील्ड में अट्रैक्ट करती है, हिग्स फील्ड में अट्रैक्ट होती है फिर अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे मास का उसमें इन्वॉल्वेशन होगा, इन्वॉल्विंग होगा, तो उसमें मास आएगी, मास की प्रॉपर्टी उसमें आएगी। अब फोटोन हिग्स फील्ड को नहीं अट्रैक्ट कर पाता, इसलिए फोटोन में मास नहीं आता। और कोई भी पार्टिकल जितने अमाउंट से, या फिर कह सकते हैं कि आप जितनी मात्रा से फील्ड को अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा बॉडी मासिव। तो ये आ गया मास का कॉन्सेप्ट, जो कि एलएचसी से हमें प्रूफ हुआ। आगे देखते हैं फिर। और इसका पर्पज यही है कि कुछ इसने अचीवमेंट किए दैट विल हेल्प इन सम फंडामेंटल ओपन क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। और हमें जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही डिबेटफुल टॉपिक रहा है। जनरल रिलेटिविटी जो कि स्पेशल रिलेटिविटी का एडवांस वर्जन है, उसको एक्सप्लोर करता है। और मास ऑफ एलिमेंट तो हमने बता ही दिया कि कहाँ से आया हुआ है। और डायमेंशन के बारे में भी बताता है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन आर देयर। हम लोग बेसिकली 3 डायमेंशन हम लोग जानते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये तो बेसिकली हमने नाम बताया। इंक्लूडिंग टाइम, स्पेस टाइम, देयर आर 4 डायमेंशंस। बट हम लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं, तो इसको एक्सप्लोर करता है ये एलएचसी, सॉरी। तो और एलएचसी के कुछ और भी क्वेश्चंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों आपस में सेम है, इनका कुछ एक्सप्लोरेशन हुआ है फिर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन दोनों सेम है। जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे बोला गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स एक फोर्स है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी वीक न्यूक्लियर फोर्स का इवोल्वेशन हुआ। तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। और नेक्स्ट चीज क्या बताती है कि ग्रेविटी जो कि फोर्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स से इतना कम उसका रेंज क्यों है। जैसे अगर अपना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लें या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लें, तो उसका जो रेंज होगा 10⁻35 ऐसे कुछ आता है, और ग्रेविटी का रेंज 10⁻- निगेटिव में जाता है। तो रेंज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों को एलएचसी एक्सप्लेन करता है। तो और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
और व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ एलएचसी। हमने देखा कि अभी तक इसने मास की प्रॉपर्टी शो करी, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी शो करी, क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फर्दर एक्सप्लोर कर रहा है स्टडी को। तो ये सब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे सुपर सिमेट्री और एंटी सिमेट्री और सुपर सिमेट्री, ये भी है एक कॉन्सेप्ट। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें यही है कि एविडेंस फॉर सुपरसिमेट्री, द स्टैंडर्ड मॉडल डज नॉट ऑफर यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। वही है कि सभी फंडामेंटल फोर्सेस को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो हम लोग पहले से जो हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल अपना मान रहे हैं। और इसने ये भी बताया कि व्हाट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। जो हम लोग जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, वो हम लोग केवल 4% के बारे में जानते हैं। बाकी नियर अबाउट 96% और यू कैन से 95% आर वी आर आउट ऑफ आवर स्कोप, हम उससे कुछ जान ही नहीं सकते। अब उसमें आता है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है एलएचसी। जब ये एलएचसी का कंस्ट्रक्शन है, ये टनल है, ये उसका जो एक्सीलरेटर है, पार्टिकल एक्सीलरेटर, उसका ये यहाँ पे जो नीले ब्लू कलर के बने हुए ये सब मैग्नेट हैं, और इन सब में ये सब भेजा गया है, आप लोग समझ सकते हैं। हाउ एलएचसी वाज डिजाइंड, अब इसमें एलाइस कुछ होता है, एटलस कुछ होता है, सीएमएस, एलएचसीबी, ये सब एडवांस चीज़ें हैं। आप लोग अगर इस तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ सेकेंड रन। अब देखिए एलएचसी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटल लैब है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, नियर अबाउट 10,000 साइंटिस्ट उसमें काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार चल गया वो चलता रहेगा, रोज एक्सपेरिमेंट होंगे, रोज खोज होगा, ऐसा तो है नहीं। उसको चलाने के लिए बजट चाहिए। एक बार अगर चलेगा तो वो बोलते हैं कि तो उसको कुछ एक्सपेंडिचर भी चाहिए ना, कुछ उसको कुछ थ्योरेटिकल चाहिए, साइंटिस्ट को कुछ डेटा इकट्ठा करना चाहिए, तो उसको बंद किया जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए चालू किया जाता है। और ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द एलएचसी रन, ये बता रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये कंटिन्यू करेगा अपना प्रोसेस। तो ये रहा इसका। अब हिग्स बोसोन क्या है। अब देखिए हम हम मतलब हम और आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब पार्टिकल के बने हुए हैं। ठीक, हम भी पार्टिकल के, आप भी पार्टिकल के, और जितनी चीजें हम देख रहे हैं पार्टिकल की बनी हुई हैं। उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास होगा। अगर उसमें मास ना होता तो एवरीथिंग, यू कैन से, सारी चीजें जो होती हैं यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में ऐसी बिखरी होती है, स्पीड ऑफ लाइट सभी मूव करते इधर से उधर, टकराते उकराते, अगर मास नहीं होता तो। और ये मास कहाँ से आता है? ये मास आता है फंडामेंटल फील्ड एसोसिएटेड विथ हिग्स बोसोन। अब ये हिग्स फील्ड है और बोसोन पार्टिकल है, जिसके कारण सारी मास की प्रॉपर्टीज आती हैं पार्टिकल में। और ये द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मास गिविंग फील्ड वाज कंफर्म्ड, जैसे कि बताया कि आपने सर्न में डिस्कवर्ड किया गया था। सर्न यानी वही जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर, वहीं पे है सर्न पे, मेन सर्न है और लार्ज हैड्रन कोलाइडर उसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैटर और एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एक पार्टिकल है, ठीक, और यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। बट अगर एंटी मैटर के केस में क्या होता है कि सेम मास का पार्टिकल रहेगा, बट उसका जो चार्ज रहेगा उसका निगेटिव रहेगा। देखिए यहाँ पे एंटी प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की जगह पे पॉजिट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन की जगह पे एंटी प्रोटॉन आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे बट इनका मास सेम रहता है। और अगर ये भी बताया जाता है कि अगर एंटी मैटर और मैटर को आप लोग हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं कि हाइड्रोजन एक पार्टिकल है और एंटी हाइड्रोजन एक पार्टिकल है, दोनों सेम मास के हैं बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टी इन चार्जेज। अगर उनको कोलाइड कराया गया तो बोलते हैं कि इतना इमेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी कि कोई भी दुनिया का डिस्ट्रक्टिव जो जिसे हम बम बोलते हैं, हाइड्रोजन बम हो गया, न्यूक्लियर बम हो गया, दुनिया का सबसे
बोल सकते हैं खतरनाक या फिर डिस्ट्रक्टिव बम ये बनेगा, बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। सो ये हो गया। और हम लोग ये देखेंगे जहाँ पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जहाँ पे है उसका नाम है सर्न। और सर्न पे हम लोगों ने देखा कि हिग्स बोसॉन की खोज हुई, एलएचसी तो है ही, और ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स इन सब चीज़ों की खोज हुई। और यहीं पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे पूरी दुनिया आज एक तरफ हुई है, एक यूनिट हुई है, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया को इसने यूनाइट किया, वो इस यहीं पे खोज किया गया, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसे। इन्वेंटेड एट सर्न इन 1989 बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली द्वारा खोज किया गया, और ये रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड वेब ये कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप you get something important. So if you like this video, then press the like button. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।